हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा गया है कि विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है। आपसे ये पूछा गया मिश्रण का गुण नहीं है, पूछा है। क्या पूछा है? नहीं। इस चीज पे आपको फोकस करना है। सबसे पहली चीज, इसकी संरचना नियत होती है। यह दो या अधिक तत्वों अथवा यौगिकों के द्वारा बनाया जाता है। इसकी भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है। किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं। आपसे क्या ये सब पूछा गया? देखिए, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन है। देखो, अब मिश्रण में क्या होता है, एक मिश्रण भी दो प्रकार का होता है। एक होता है कौन सा? सजातीय मिश्रण। एक होता है विजातीय मिश्रण। ठीक है ना? दो प्रकार के होते हैं मिश्रण। अब जो सजातीय मिश्रण होता है, इसमें क्या होता है, सामान्य भौतिक विधियों द्वारा आप अलग कर सकते हो। सामान्य भौतिक विधियां, सामान्य भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हो, जैसे उबाल कर, छान कर, इन सब चीजों से आप उपयोग कर सकते हो। वहीं अगर आप विजातीय की बात करते हो तो आपको विशेष भौतिक विधियों की जरूरत होती है। समझ रहे हो? विशेष भौतिक विधियों द्वारा पृथक्करण द्वारा पृथक कर सकते हो आप इनको। अब देखो, यहाँ पर पूछा है यौगिक द्वारा बनते हुए, दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों द्वारा बनते हैं। बिल्कुल, दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों द्वारा मिश्रण को बनाया जा सकता है। ठीक है। अब देखो, भौतिक तरीकों से अलग करते हैं। बिल्कुल, ये भौतिक होता है और ये भी भौतिक, भले ही विशेष भौतिक तरीकों। अब देखो, विशेष भौतिक तरीकों की यदि बात करें तो क्या आ जाता है इसमें? इसमें आ जाएगा आपका क्रोमेटोग्राफी आ जाता है ना। क्रोमेटोग्राफी ये भौतिक विधि है, परंतु कैसी है? विशेष भौतिक विधि, जिससे विजाति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। क्रिस्टलीकरण आ जाता है, मतलब क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आसवन का भी आप उपयोग कर सकते हो। ठीक है। वाष्पीकरण का आप उपयोग कर सकते हो। ये सब क्या होती है? सामान्य भौतिक विधियां हैं। इसके अलावा आप जैसे मान लीजिए कोई मिश्रण है जिसमें लोह चुंबकीय पदार्थ है, तो आप किस चीज का उपयोग कर सकते हो? आप चुंबकन विधि का भी उपयोग कर सकते हो। अगर आप चुंबक के माध्यम से, जब आप चुंबक को ले जाओगे मिश्रण के पास, तो चुंबक लोहे के अणुओं को अपने पास या लोहे के पदार्थों को अपने पास खींच लेगी, बाकी मिश्रण में बना रहेगा। ओके। इस तरह से आप लोहे को पृथक कर सकते हो। इसके बाद आपसे पूछा है घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं। बिल्कुल, अपने गुणों को बनाए रखते हैं। देखो क्या होता है, जैसे मिश्रण है, आपने लोहा मिलाया, ठीक है, इसमें आपने थोड़ा सा कॉपर डाल दिया, तो लोहे के गुण और कॉपर के गुण एक जैसे, मतलब जो थे वही रहेंगे। वहीं अगर आप यौगिकों की बात करो, ये कैसा होता है? ये मिश्रण की बात है ना। वहीं अगर आप यौगिकों की बात करते हो तो यौगिकों में क्या होगा? मान लीजिए आपने HNO3 डाला, ये भी एक तरह का यौगिक ही है ना। समान एक निश्चित मात्रा है कि आपको एक अणु हाइड्रोजन, एक परमाणु हाइड्रोजन का डालना है, एक परमाणु नाइट्रोजन का और तीन परमाणु ऑक्सीजन की। ये एक तरह का यौगिक है। इसको अगर आप रिएक्शन करवाओगे किसी से भी, मान लो NaOH से आपने रिएक्शन करवाई, ये भी यौगिक है, तो ये अपने गुण बदल देगा। इसमें क्या बनेगा? H2O, और ये पूरी तरह से अलग होता है इन दोनों से। ये एसिड होता है। ठीक है। इसका पीएच कितना होगा? पीएच जो होता है 7 से कम होता है। ये बेस होता है। इसका पीएच कितना होता है? इसका पीएच जो है 7 से ज्यादा होता है, अगर आप देखो तो। लेकिन अगर आप पानी की बात करो तो पानी का पीएच कितना होता है? 7 होता है। मतलब कि इसके जो गुण है वो चेंज हो गए। ठीक है। ये दोनों हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, पर ये हमारी बॉडी के लिए हानिकारक नहीं। हम पानी पीते हैं बड़ी आसानी से, है ना। तो ये भी सही है, ये तीनों सही है, पर ये वाला गलत है। संरचना नियत होती, संरचना नियत नहीं होती। अगर आप इसे 2:3 में मिलाओगे तब भी ये मिश्रण है। 4:10 में मिला दोगे तब भी ये मिश्रण है। 1:1 में मिलाओगे तब भी ये मिश्रण है। तो मिश्रण में संरचना निश्चित नहीं होती। ओके। यहाँ पर क्या है? निश्चित होती है बोला है, लेकिन संरचना निश्चित नहीं होती। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। हम सभी जानते हैं यार इस क्वेश्चन को। H2O क्या होता है? H2O में कितना होता है? हाइड्रोजन होता है और क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है कि यौगिक होता है? ये भी एक अपने आप में सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? मिश्रण। और यही ट्रिक है इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन बहुत आसान है, पर कई लोग इसमें ए ऑप्शन टिक कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, नाइट्रोजन तो होता ही नहीं है, तो ये क्या होता है? यौगिक होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, अभी मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में। ओके। चलिए, अगला आपसे पूछा गया, हवा एक है। हवा कैसी होती है? शुद्ध मिश्रण होती है, केवल यौगिकों का मिश्रण होता है, केवल तत्वों का मिश्रण होता है, दोनों तत्वों तथा यौगिकों का मिश्रण होता है। बिल्कुल सही। देखो, हवा की अगर हम बात करते हैं, मतलब वायु, एयर की अगर हम बात करते हैं, तो एयर में नाइट्रोजन भी होता है जो कि तत्व है, ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि यौगिक है। अब देखो, ये वाले क्या होते हैं? ये होते हैं तत्व, मतलब एलिमेंट, है ना, एलिमेंट या
तत्व होते हैं। इसके अलावा आर्गन भी होता है ना, आर्गन भी होता है, ये भी तत्व ही है। अब वहीं अगर हम CO2 की बात करें तो ये कौन सा होता है, ये होता है कंपाउंड। कंपाउंड मतलब यौगिक होता है ये। ठीक है, तो किस तरह का मिश्रण होता है यार, यार दोनों होता है, तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण होता है। ओके, चलिए। किसी तत्व का परमाणु भार प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। मतलब कि आपको ये बताना है, जैसे हमने नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन का हमने देखा कि परमाणु भार 7 होता है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि परमाणु भार 7 होता है, तो 17 होता है। तो हमने इस 17 को क्या डिसाइड किया, मतलब हम जैसे अगर समय नापते हैं तो हमने देखा भाई 1 सेकंड क्यों नापते हैं, उस टाइम पर हम लेते हैं ना सीजीएम को, उसी के कंपन को हम 1 सेकंड मान लेते हैं। तो उसी तरह से अगर नाइट्रोजन है तो हमने क्यों बोला कि नाइट्रोजन का परमाणु भार 17 है, या ऑक्सीजन का परमाणु भार 18 है, ऐसा क्यों है, क्यों बोला हमने। तो इसके लिए हम उपयोग करते हैं कार्बन परमाणु, कार्बन 12 का उपयोग करते हैं। ठीक है, 1 मोल में 12 ग्राम, मतलब कि क्या हो जाएगा आंसर, डी। और इसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, AMU, एटॉमिक, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है ना, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, इतना आपको याद रखना है इसमें। और आपको एक और चीज इसमें याद रखना है, जो ये AMU का कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कॉन्सेप्ट ड्राइवन बाय डाल्टन। ठीक है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है AMU का, ये दिया था डाल्टन के द्वारा, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगला आपसे पूछा गया है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये सर्वप्रथम किसने कहा था, सबसे पहले डाल्टन ने कहा था, कणाद ने, बिल्कुल कणाद ने कहा था, रदरफोर्ड अब देखो कणाद ने तो कहा था, लेकिन कणाद ने एक और कहा था। इनकी एक और पुस्तक है जिसका आपको नाम याद रखना है, पुस्तक है इसका जिसका नाम है वैशेषिक, वैशेषिक सूत्र, है ना। इसमें इन्होंने कहा था कि जो पदार्थ होता है कई छोटे 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 कणों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, और जो ऋषि मिस्टर कणाद थे, मतलब ऋषि कणाद थे, कणाद, इनका नाम बाद में कणाद रखा जब इन्होंने कण की खोज की या कॉन्सेप्ट दिया। इनका जो वास्तविक नाम था, अगर हम बोले रियल नाम, वास्तविक नाम, तो वास्तविक नाम इनका था कश्यप। आपने सुना होगा ऋषि कश्यप, ये वही थे, है ना, जिनके नाम पर कश्मीर का नाम रखा गया। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, नहीं पूछा है कि कौन सा नहीं है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट एक कार्बन का अपर रूप है, मतलब एक तत्व होता है। कांच एक मिश्रण होता है, बिल्कुल। पीतल मिश्रण होता है, इस्पात मिश्रण होता है। लेकिन आपको ये याद रखना है, पीतल किस चीज का मिश्रण होता है, पीतल होता है कॉपर और जिंक का। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना। और किस अनुपात में होते हैं ये, 2:1, मतलब कि अगर 66.66% ये है तो 33.33% जो है जिंक होगा। वहीं अगर हम इस्पात की बात कर लेते हैं तो इस्पात किस चीज का मिश्रण होता है, कार्बन और आयरन का, है ना, इसे हम इस्पात बोल देते हैं। फिर इस्पात को मजबूती देने के लिए, अकॉर्डिंग टू मुलायम बनाने के लिए कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, इसकी वजह से जो इस्पात होता है उसमें कुछ चीजें और ऐड हो जाती है। जैसे आप मान लीजिए क्रोमियम को आपने ऐड किया, तो क्रोमियम क्या होता है, कठोरता बढ़ा देता है। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके अलावा कठोरता के लिए आप मैग्नीशियम या मैग्नीज का भी उपयोग कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन मेनली हम किस चीज का उपयोग करते हैं, क्रोमियम और मैग्नीज का। ठीक है, इन दोनों का उपयोग, मैग्नीशियम का लगभग नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। और कांच को तो आप जानते हो, कांच का जो मेन घटक होता है वो होता है SiO2। ठीक है, इसके साथ में और भी चीजें होती हैं। अगला, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, रासायनिक यौगिक, पहली बात तो आप रासायनिक यौगिक जानो और साधारण यौगिक में क्या अंतर होता है। रासायनिक यौगिक का मतलब होता है जो अणु होते हैं, अणु किसके द्वारा बंधे हुए होते हैं, रसायन बंध, रसायन बंध द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, रसायन बंध के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब रासायनिक यौगिक कौन सा है, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें O2 है, अमोनिया की अगर हम बात करते हैं तो NH3 है, पारा Hg है, और यर क्या होती है, यर। अब देखो यर की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, मिक्सचर है। ठीक है, वहीं अगर हम मरकरी की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है एलिमेंट। वहीं अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया, जो कि एक यौगिक है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात 1:3 है ना? ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, या फिर नील बोर के द्वारा दिया गया था? सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर यहाँ पर है मिस्टर जॉन डाल्टन। ओके, जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। लेकिन आपको कुछ चीजें और याद रखनी, रदरफोर्ड है, तो रदरफोर्ड के बारे में आपको जो चीज याद रखनी है वो ये है कि रदरफोर्ड ने दिया था गोल्डन फॉयल। क्या दिया था? गोल्डन फॉयल कॉन्सेप्ट। और इन्होंने किस चीज की खोज की थी? नाभिक की। और इसके लिए इन्होंने किस कण का उपयोग किया था? अल्फा कण, है ना? ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं, ये आपको याद रखना है। अगला आता है हमारे पास में जे थॉमसन। तो जे थॉमसन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कई बार इनके मॉडल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो जे थॉमसन का मॉडल था, आपको याद रखना है कि जो जे थॉमसन का मॉडल था, उस मॉडल को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं क्रिसमस पुडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं? क्रिसमस पुडिंग मॉडल, या फिर कई बार इसको हम बोल देते हैं पाल्म पुडिंग मॉडल भी बोल देते हैं। ठीक है ना? ये दोनों नाम इसी के हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लिया था एक तरबूज। ठीक है, तरबूज में होते हैं दो पार्ट, एक होता है रेड सेक्शन और एक होता है बीज वाला पार्ट। तो इन्होंने बोला था कि जो रेड सेक्शन है, तरबूज का जो लाल हिस्सा है, वो क्या करता है? पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है। और जो इलेक्ट्रॉन हो, जो सीड वाला पार्ट होता है, वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन, मतलब कि नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इन्होंने जो तरबूज के बीज थी उसकी तुलना इलेक्ट्रॉन या ऋणावेश से की थी, और जो लाल भाग था उसकी तुलना धनावेश या प्रोटॉन से की थी। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल, वही है प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? किसने दिया था? एंटोनी लवोइजियर ने? नहीं, इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, इन्हें बोला जाता है। रॉबर्ट बॉयल, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था टी कांस्टेंट। टी कांस्टेंट हो तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है, इन्होंने ये दिया था। जे जे थॉमसन ने क्या दिया था? प्लम पुडिंग मेथड। और इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इन्हीं ने की थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, किस चीज की बात कर चुके हैं? गोल्डन फॉयल से रिलेटेड। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु के तीन आधारभूत अवयव कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या आयन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम या ट्राइटियम? देखो, ये तो नहीं होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, है ना? ये चीज होती है सही। ऑप्शन बी इसका सही है, क्वेश्चन नंबर 635। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 636। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? देखो, द्रव्यमान मतलब क्या होता है? Z, X, A। ये क्या होता है? ये होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ये क्या होता है? ये होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। और ये कैसा होता है? ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है ना? ये चीज आपको याद रखना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग होता है। वहीं अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो क्या होता है? प्रोटॉन, कितने हैं प्रोटॉन मौजूद इस परमाणु में, उसे हम बोल देते हैं एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या क्या होगी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? देखो, न्यूक्लियॉन का मतलब केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं होता है। न्यूक्लियॉन मतलब जो भी नाभिक में हो, जो भी नाभिक में पाया जाता है, सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, सभी न्यूक्लियॉन होते हैं, चाहे वो प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, न्यूट्रिनो हो, क्या हो तो एंटी न्यूट्रिनो हो, या फिर पॉजिट्रॉन हो, ये सभी, मैसॉन हो, ठीक है ना? ये सभी होते हैं न्यूक्लियॉन। ये चीज आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं कौन सा न्यूक्लियॉन नहीं है। प्रोटॉन बिल्कुल नाभिक में पाया जाता है, न्यूट्रॉन भी नाभिक में पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने? नहीं, इन्होंने किस चीज की थी? नाभिक की, मतलब न्यूक्लियस की खोज की थी। नील बोर ने क्या किया था? नील बोर ने दिया था 2n², मतलब कि किसी परमाणु के किसी कोश में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
बोर मॉडल भी इन्हीं ने दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन की बात हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर है जे जे थॉमसन, जिन्होंने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज। अगला क्वेश्चन, जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों के विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई परमाणु कण है, ठीक है, कोई भी परमाणु कण है, मान लीजिए न्यूट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का विपरीत क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है ना, होता है ना, पॉजिट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन का क्या होता है? एंटी न्यूट्रॉनियो, एंटी न्यूट्रिनो, होता है कि नहीं? तो उन्होंने पूछा ये क्या कहलाते हैं? तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम बोल देते हैं प्रतीका, ठीक है, क्योंकि ये कण के विपरीत हैं। अगर आप पॉजिट्रॉन की बात करें, इस पर क्या होता है? माइनस, और ये क्या होता है? ई प्लस हो जाता है। द्रव्यमान अगर इसका m है तो इसका भी द्रव्यमान m ही होगा, ये चीज होती है। ओके, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल या फिर बीटा पार्टिकल? सही आंसर क्या है? पॉजिट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का आवेश की अगर हम बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, लेकिन ये कितना केस में? नेगेटिव। वही अगर हम पॉजिट्रॉन की बात करते हैं, पॉजिट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन में क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये कैसा है? पॉजिटिव, है ना। वहीं अगर हम मास की बात करें, मास अगर हम देखते हैं तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, यहाँ पर भी 9.1 इंटू 10⁻31 kg, है ना। तो ये चीज सेम है एकदम, इसलिए हम इसे एंटी न्यूट्रॉनो बोल देते हैं, एंटी प्रोटॉन, सॉरी क्या बोलते हैं? एंटी इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, मतलब पॉजिट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, कण बोसोन नाम का संबंध किससे? बोसोन, देखो बोसोन है, ठीक है, बोसोन किस चीज से बना है? बोस से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर भी दो ऑप्शन आपको दिए गए क्वेश्चन नंबर 41 में, एक ऑप्शन आपको दिया है जे बी बॉस और एक दिया है आपको एस एन बॉस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एस एन बॉस, ठीक है ना, याद रखना है आपको, ठीक है। सत्येंद्र नाथ बोस नाम है इनका, लिख लीजिए आप, सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है, ये चीज आपको लिख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 642। क्वेश्चन है, किसी परमाणु की परमाणविक संख्या में निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? परमाणु संख्या की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर की अगर यहाँ पर बात हो रही है तो ये किसके बराबर होती है? ये होती है प्रोटॉन संख्या के बराबर। इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं, न्यूट्रॉन के बराबर नहीं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये क्या होता है? ये तो बताता है मास को। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन, ऑप्शन बी। ओके, अगला क्वेश्चन, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म कौन सा है? घनत्व है, क्वथनांक है, द्रव्यमान है, या फिर परमाणु क्रमांक है? सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक। देखो परमाणु क्रमांक मतलब जितने परमाणु क्रमांक होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जितने इलेक्ट्रॉन है वही डिसाइड करते हैं कि तत्व का गुण कैसा है, क्योंकि जो तत्व होते हैं, जो गुणधर्म होता है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर डिपेंड करता है। और जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, इसलिए क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। हाँ, आप में से कुछ लोग घनत्व लगा कर आएंगे तो याद रखना है इस क्वेश्चन में कि आपको घनत्व नहीं निकालना है। सर्वाधिक पूछा है, सर्वाधिक अभिलाक्षणिक और तत्व का पूछा है, ठीक है, ना कि पदार्थ का, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक होती है? ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको याद होना चाहिए कि फास्फोरस की कितनी होती है। फास्फोरस की हमें पता है कितनी होती है, 15। वहीं अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो 13, सिलिकॉन की अगर हम बात करते हैं तो 14, क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं 17, और मैग्नीशियम की बात करते हैं तो 12। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? फास्फोरस की तुलना में अधिक किसकी है? क्लोरीन की। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, और क्लोरीन है कैसा? हेलोजन है, ठीक है, याद रखना है। अगला, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक होती है? नियोन, नियोन का कितना है आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले। ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या फिर बोरोन? बोरोन की कितनी होती है? 5। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 8। परमाणु संख्या की बात हुई, नियोन की तो लिख लो, नियोन की होती है 10, ठीक है।
इसके अलावा मैग्नीशियम की कितनी होती है 12, नाइट्रोजन की कितनी होती है 7, तो ज्यादा किसकी है मैग्नीशियम। देखो ये क्वेश्चन डालने का मतलब ये है कि आपको परमाणु क्रमांक अगर याद नहीं है तो मेन मेन जो तत्व हैं हमारी आवर्त सारणी में उनके आपको परमाणु क्रमांक याद हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। और अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तत्वों के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, ठीक है। अगर आपको परमाणु क्रमांक पता है तो आप हर चीज बता सकते हो कि तत्व की रिएक्शन कैसी होगी, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, वो अपचायक होगा या ऑक्सीकारक की तरह बर्ताव करेगा, वो उत्प्रेरक होगा तो कैसा उत्प्रेरक होगा, मंद उत्प्रेरक होगा, तीव्र उत्प्रेरक होगा, अग्र उत्प्रेरक होगा या फिर पश्च उत्प्रेरक होगा। ये सब चीजें परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से आप देख सकते हो, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संख्या आयरन की तुलना में अधिक, आयरन मतलब Fe कितनी होती है इसकी 26। अब मैग्नीज पर अगर हम आते हैं कोबाल्ट में कैल्शियम और क्रोमियम, तो यहाँ पर पूछा है अधिक किसकी, अधिक किसकी है, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट की कितनी होती है, कोबाल्ट की होती है 27। बाकी की कितनी होती है बताइए। हम्म मैग्नीज की कितनी होती है 25, ठीक है। कैल्शियम की कितनी होती है 20, क्रोमियम की कितनी होती है 24, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है। क्लोरीन की कितनी होती है 17। पोटेशियम की आपको बताना है, सल्फर पोटेशियम चलो लिख लो 19, सल्फर 16, एल्यूमिनियम 13, फास्फोरस 15, तो अधिक किसकी है यहाँ पर 17 से ज्यादा 19, मतलब पोटेशियम की है। क्वेश्चन नंबर 647 का ए। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में देखिए, मैग्नीशियम की कितनी है 12, आपको याद रखना है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा 2 8 2, संयोजकता कितनी हो जाएगी +2। ओके, अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है तुलना में अधिक पूछा है, नियोन की कितनी होती है, नियोन की होती है 10 और परमाणु विन्यास 2 8, एल्यूमिनियम की कितनी होती है 13, परमाणु विन्यास परमाणु सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा 2 8 3, ठीक है। अब सोडियम की कितनी होती है, सोडियम की होती है 11, कितना हो जाएगा 2 8 1, ठीक है। फ्लोरीन पर आते हैं, फ्लोरीन की होती है 9, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 1 और 8, ठीक है, सॉरी 2 और 7 है ना, 2 और 7 होगी। अब यहाँ पर पूछा है मैग्नीशियम की तुलना में अधिक किसकी है, मैग्नीशियम की है 12 तो अधिक 13 वाली होगी मतलब एल्यूमिनियम। ओके, अगला क्वेश्चन, ऋणावेशित परमाणु या ऋणायन, ऋणायन मतलब जैसे OH हो गया आपका, SO4 - 2 हो गया या SO3 - 1 हो गया, है ना, ये होते हैं ऋणावेशित। प्रोटोनों की संख्या क्या है, अगर आप कोई ऋणावेशित आयन है जैसे मान लीजिए OH है माइनस, या फिर चलो OH नहीं लेते हैं हम नॉर्मल लेते हैं क्लोरीन माइनस, ठीक है, इतना ले लेते हैं हम। अब देखो, अगर हम साधारण क्लोरीन की बात करें तो कितने होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 17, सॉरी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, है ना, इधर पर n कर लीजिए 17, 17 होते हैं ना, कितने होते हैं इसमें, इसमें 17 नहीं होते हैं, इसमें होते हैं 18, 17 हाँ 18 के आसपास होते हैं इसमें, ठीक है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें 17, ठीक है। अब देखो, आपसे बोला गया है क्लोरीन माइनस, मतलब क्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस कैसे बनेगा, जब क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो क्लोरीन माइनस बनेगा, तब प्रोटॉन तो वही रहेगा, न्यूट्रॉन भी वही रहेंगे, पर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18। तो अब आप यहाँ पर देखो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन सेम है, न्यूट्रॉन सेम है, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा इंक्रीज, मतलब कि बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। अब ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या क्या है, तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक, बिल्कुल सही, तत्व के सॉरी प्रोटॉनों की संख्या नहीं उतनी ही रहेगी। दूसरा, तत्व के परमाणु क्रमांक से कम नहीं, प्रोटॉनों की संख्या पर किसी तरह का कोई असर नहीं होगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक नहीं, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम, बिल्कुल सही। अगर आप यहाँ पर देखो इस कंडीशन में देखो तो यहाँ पर कितना है 17 और 18, मतलब कि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं, मतलब कि 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन, ठीक है। 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन, आपको परमाणु संख्या निकालनी है, तो जो परमाणु संख्या होती है, जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ऑलवेज इक्वल टू होता है किस चीज के, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। तो Z इज इक्वल टू ऑलवेज P होगा। अब यहाँ पर अगर 10 प्रोटॉन है, मतलब प्रोटॉन की संख्या आपको दी है 10
और न्यूट्रॉन की संख्या दी है आपको 11, तो परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। वहीं अगर आपसे एटॉमिक मास पूछा जाता है, एटॉमिक मास मतलब कि परमाणु भार अगर आपसे पूछा जाता, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाता, मतलब कि 10 प्लस 11 मतलब कि 21 हो जाता है ना। ये क्या चीज है? ये परमाणु भार है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। खत्म करते हैं यहीं पर, बाकी हम मिलेंगे कल। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।